अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए बैठे हैं। यकीनी तौर पर मैं गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने यही कहा था कि हमारे दिल काफ़ी उदास हैं और दुखी भी हैं कि माह जनवरी का महीना हो या फरवरी की अभी इब्तदाइया है और रमज़ानुल मुबारक एक हफ्ते के बाद ही जो है रमज़ानुल मुबारक भी इंशाअल्लाह ताला वो भी आमद हो जाएगी उसकी। लेकिन 31 जनवरी को बलूचिस्तान में जो हमले हुए और जो कुछ भी हुआ उसको मैं दोहराने की ज़रूरत तो नहीं है। इससे कबल गुल प्लाजा में कराची में एक हादसा हुआ जिसमें कि लोगों की शहादतें हुई और वो भी मामला भी दुख जो है वो गम अभी कम ही नहीं हुआ था कि 31 जनवरी को मामला हुआ बलूचिस्तान का, जिसमें 10 से 12 शहरों पर हमले हुए और उसके बाद फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई। हमारी बहादुर अफवाज के जवानों ने शहादत अपने खून की बहा कर, शहीदों में नाम लिखवा कर और इस मुल्क कौम की बका को दायम रखा। यकायक ही 6 फरवरी को इस्लामाबाद में जो है वो एक बड़ी इमाम बारगाह के करीब धमाका हुआ, उसकी भी तफसीलात सब जानते हैं। लेकिन अभी तक जो है इस मसले पे हुकूमत की जानिब से बयानात का सिलसिला जारी है, जिसमें कि मोहसिन नकवी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला थे। उनका भी कहना था कि ये जो धमाके हो रहे हैं या ये जो भी बदअमनी हो रही है ये एक बैन-अक़वामी साजिश है और अफ़गानिस्तान इसमें मुलव्वस है। जो मरकज़ महवर है वो अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान में दुनिया की 21 जो बदनाम तरीन कालेदम जमातें हैं वो तमाम की तमाम अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि केपी की हुकूमत, जो पीटीआई की हुकूमत है, वो इतना ज़्यादा उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो है वो अच्छी तरह से जो है दहशतगर्द की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तस्दीक भी करता चलूँ कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने और तमाम जितने मुहतदरान थे उन सब ने ये बात कही कि जब अबरी इमाम का धमाका हुआ, धमाके के बाद जब CTD ने या हमारी एजेंसीज़ ने उन सहूलतकारों को गिरफ्तार करने के लिए एक सिलसिला शुरू किया तो उसकी जो सिरा है वो पेशावर जाके गया और पेशावर में CTD ने उनका भरपूर ताउन किया, भरपूर मदद की वफाकी हुकूमत के उन इदारों की और उसके बाद वहाँ से जो भी सहूलतकार थे वो गिरफ्तार हुए। तो किसी न किसी तरह जो है वो केपी का नाम कहीं ना कहीं दहशतगर्दी के हवाले से आ जाता है, जो कि एक मनफी खबरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि PTI जो है वो अब दहशतगर्दी के खिलाफ वफाकी हुकूमत के साथ जो है वो एक नर्म रवैया रखती है और उनसे ताउन करने को तैयार भी है। फिर हमने ये देखा कि आज 8 फरवरी को जो एक एहतजाज की कॉल दी थी PTI ने, उस हवाले से जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर मतलब कि एक खलबली थी कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन सोहेल आफरीदी वज़ीर आला केपी के वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद और कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन PTI के नामजद होने के बाद जो है वो कुछ बर्फ़ जो है पिघली। उसके बाद आज जो भी रैलियाँ हुई हैं, जो भी अवाम हुआ, एहतजाज हुआ, वो बहुत ही एक ठंडा और एक नर्म था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिससे हम कह सकते हैं कि जनाब अली के PTI ने जो है वो एहतजाज जो किया, इनके बावजूद कि बलूचिस्तान का वाक़या या इस्लामाबाद का वाक़या होने के बाद भी उन्होंने इस रैली को या अपने एहतजाज को मौखर नहीं किया। लेकिन बहरहाल उन्होंने एहतजाज बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन इक्का दुक्का अगर हुआ तो भी इतना ज़्यादा जो है वो पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता। आज हम इस प्रोग्राम में अमन अमान को ही एक मरकूज़ रखेंगे, मरबूत रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसका महवर जो है पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से हम गुफ्तगू करें और कराची के हवाले से कि कराची में भी जो हाई अलर्ट है उस हवाले से हमारी अपने हुकूमतों का क्या किरदार होना चाहिए कि कराची जो है उसको महफूज बना सके। तो आज हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आज इस स्टूडियो में मेरे साथ जो हैं फजल अहद साहब, जो कि अमीर जमात इस्लामी हैं ज़िला केमाड़ी के, वो मेरे साथ हमरा मौजूद होंगे। बाकी हमारे साथ जो हैं ऑन कॉल डॉक्टर फौजिया MQM की MPA हैं वो होंगी। इसके अलावा रिजवान नियाजी साहब जो कि नायब सदर PTI सिंध के, वो मेरे साथ जूम पे होंगे और राजा अंसारी नुमाइंदा बराए सिंध वफाकी हुकूमत, वो भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे होंगे। तो हम अपने प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हैं और मैं जनाब डॉक्टर फजल अहद साहब को भी और जनाब रिजवान नियाजी साहब को भी खुशामदीद करता हूँ कि थैंक यू, इन दोनों ने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फजल अहद की तरफ चलता हूँ और इनसे पूछ लेता हूँ कि आज जमात इस्लामी के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई हुई इलेक्शन कमीशन के बाद, तो वजूहात क्या थी? शुक्रिया बिलाल साहब। आज 8 अक्टूबर 2024 की दूसरी बरसी मनाई जा रही थी और शहर कराची में इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी का अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तय था। हाँ।
क्योंकि इस वक्त हमारे मरकज़ी शुरा का इजलास हो रहा है, मुनीम ज़फ़र साहब लाहौर में मौजूद हैं, कायम मकाम अमीर हैं मुस्लिम परवेज़ साहब, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी थी, उनके साथ हमारे पार्लिमानी लीडर फ़ारूक साहब थे और हम वहाँ पर पहुँचे जैसे ही, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई खौफ नहीं होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अपना मुद्दा बयान करेंगे, जो 2 साल कारकर्दगी उस पर बात करनी थी। बहरहाल जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया तो सिंध पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया, जिसके नतीजे में हमारे पार्लिमानी लीडर सिंध फ़ारूक गिरफ्तार कर लिए गए, कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी कराची मुस्लिम परवेज़ साहब गिरफ्तार हुए, हमारे साबिक सिंध असम्बली के मेंबर एमपीओ के तहत या कोई उन्होंने कहा दफ़ा 144 के उसमें हैं और हमें बस हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से ताकि आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। उनकी पहले तलखी हुई तो हमारे पार्लियामेंट लीडर साहब ने कहा कि भाई हमारी हक हासिल है कानूनी दस्तूरी, हम एहतजाज भी कर सकते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उन्होंने कहा हम आपको नहीं करने देंगे। बस तलखी शुरू हुई और यहाँ से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे सिटी काउंसिल में डिप्टी पार्लिमानी लीडर जुनैद मुकाती गिरफ्तार कर लिए गए, साबिक MPA हमारे यूनुस बाराई साहब गिरफ्तार कर लिए गए, 19 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कहकशां थाने में जाकर उन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद कोई FIR भी नहीं कट रही थी, कुछ बता भी नहीं रहे थे। SSP साहब के कहने पर हमने यहाँ पर लेकर आए। बहरहाल फिर हमने 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल दी, इजलास हुआ हमारा और उसमें यह तय हुआ कि शहर में हम तकरीबन अहम मकामात पर शहर जाम भी करेंगे, एहतजाज करेंगे, क्योंकि एक हमारा हक है। 1-2 साल कारकर्दगी रही है, अवाम के वोट पे डाका डाला गया है, हम उस एहतजाज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो आप हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने दें, एहतजाज ना करने दें, रैली ना निकालने दें, जो हमारा आईनी और दस्तूरी हक है, तो इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। तो बहरहाल फिर इतने में इतला मिली कि हमारे साथियों को उन्होंने छोड़ दिया है। अच्छा, रिहा कर दिया, रिहाई हो गई। मुस्लिम परवेज़ साहब की भी रिहाई हो गई, मुस्लिम परवेज़ साहब की भी रिहाई हो गई, हमारे पार्लिमानी लीडर जुनैद मुकाती साहब की भी हो गई, यूनुस बाराई साहब की भी हो गई, हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट के अमीर थे, डिस्ट्रिक्ट साउथ के, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के, उनकी भी रिहाई हो गई, गिरफ्तारी भी हुई। आपकी धमकी काम आ गई? धमकी नहीं, हम तो अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम तो इस शहर को ऑन करते हैं। देख भी रहे कि गाड़ी पे फुटेज बन रही है और फुटेज पे मेरे ख्याल में तमाम लोग मौजूद हैं। जी जी, और मुस्लिम परवेज़ साहब हैं, यूनुस दिलावर साहब हमारे, फारूक साहब भी आगे सीट पे बैठे हुए हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि चले तफरी हो गई थोड़ी सी। तफरी नहीं हो गया, हमें तो अफसोस हो रहा है ना कि आप हमसे बोलने का हक छीन रहे हैं, शहर के जीने का हक आप छीन रहे हैं। एहतजाज तो देखें, जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं उनका काम होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, एहतजाज करना, रैली निकालना, धरना देना, आप उनसे वो हक छीन लेंगे। हुकूमत का काम ये नहीं होता है कि वो मीडिया टॉक करे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो एहतजाज करें, उसका काम वो डिलीवर करे। एहतजाज तो हक है, एहतजाज हक है, और हम समझते हैं कि किसी को भी इस हक से महरूम नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये कि अब आप लोगों ने अपना एहतजाज जो था वो आपने मौखर कर दिया? हमने एहतजाज किया, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जो इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर होनी थी, ठीक 6 बजे फिर हमने दोबारा इदारा नूर हक में की, मीडिया मौजूद था, उसी मुस्लिम परवेज़ साहब ने की, वही फारूक साहब ने की, और जो मुद्दा बयान करना था वो सारी सूरत हाल वहाँ पर हमने। मतलब कि अब ठंडा हो गया मामला? ठंडा तो नहीं हो गया, इसलिए कि ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है तो इसे तो हम अब तो भूल जाएं 47 को यार, जो हो गया वो हो गया, 47 को भूल जाए। फिर तो 2018 की बात को भी अभी याद रखें कि 2018 में जो कुछ हुआ नहीं। अगर हम जमात इस्लामी इस हवाले से बहुत क्लियर है, हम एक वोट भी इजाफी नहीं लेना चाहते हैं और हम चाहते कम करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। चलो ठीक है जी। रिजवान साहब, रिजवान न्याजी साहब मौजूद हैं? मौजूद हूं। बिलाल अहसन साहब बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, रिजवान न्याजी साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ मौजूद रहे। रिजवान न्याजी साहब, आज मुझे बता दीजिएगा कि ये तो मुद्दा है, आज आपका एहतजाज था, आप इस एहतजाज का क्या किया आप लोगों ने, या क्या नतीजे हुए उसके? जी बिलाल अहसन साहब, एहतजाज जो था तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो है उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, और जिस तरह हमने देखा हमने उसमें मज़ामत नहीं करनी थी, हमने उसमें लोगों के पास गए, हमने उनको अवेयरनेस दी कि आपका वोट चोरी हुआ है और इसमें आप अपने कारोबार बंद करें, अपनी ट्रांसपोर्ट बंद करें, अगर आपकी कोई गाड़ी चलती है तो उसको बंद करें, अगर आप ठेला लगाते हैं तो उसको बंद करें। तो जिस तरह हमने कराची, हैदराबाद और सिंध के दूसरे शहरों में देखा, कंप्लीट शटर डाउन था। एक तो आज इतवार भी था, और लाहौर में आप देखें कि इतवार को छुट्टी होती है, सदर तो खुला होता है ना, ज़ैनब मार्केट आपकी खुली होती है, कुरंगी की मार्केट खुली होती है। जी, लेकिन बात रिजवान न्याजी साहब, बात सिंपल सा ये है कि आपने एहतजाज के दिन सिर्फ इतवार के दिन क्यों चुना? आप किसी वर्किंग डे पे करते हैं ना, तो अंदाजा होता। देखिए इस इलेक्शन कब हुआ था जी? 8 फरवरी बताया ना, इलेक्शन कब हुआ था? कोई जरूरी तो नहीं है कि सालगिरह तो 8 फरवरी वाले दिन मनाया जाए, उससे एक दिन बाद भी मनाया जा सकता है। मेरी सालगिरह और 9 तारीख और मैं मनाऊं 6 तारीख को, तो ऐसा तो नहीं होता ना।
तो चलें, वो बदकिस्मती की बात है कि इतवार हो गया आज, 8 फरवरी को, लेकिन बात वो हाँ। लेकिन आप ये देखें ना, बाजार और जितने भी रेस्टोरेंट्स, आपके बसेस के जो अड्डे हैं, वो सब खुले होते हैं इतवार को। उनके इतवार से सिर्फ ऑफिस आपके सर बंद होते हैं मैंने भी आज शहर में, आज मैंने भी शहर में सफर किया, तो मुझे तो कोई चीज बंद नजर नहीं आई, तो अड्डे भी खुले हुए थे, सर अब होटलें भी आपने खुले देखें, आपने अगर वो एक हकीकत बतानी है, वो एक अलग चीज है। नहीं, और अगर आप बताएं ना कौन से इलाके, पार्टी बन के बनानी है, वो अलग चीज है। साहब, मैं आपसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं visual बिल्कुल share न्यूट्रल है, करता मुझे हूं। बताएं कौन से इलाके सर बंद थे सर जी। मैं आपको बताता हूँ, सदर पूरा बंद था, ठीक है जी, सदर पूरा बंद जैना था। मार्केट पूरा बंद था, हाँ हाँ, कुरंगी आपका पूरा बंद था, ठीक है, गुलशन आपका पूरा बंद था। हम गुलशन में बैठे हैं सर, सर गुलशन में आप बैठे हाँ, हैं, तो मैं गुलशन गुलशन आपका में बैठे बंद हुए पड़ा हैं। हुआ था। हम गुलशन में बैठे हुए हैं, सर, मेरा ख्याल है कि गुलशन में आज 40 से एक्सपो सेंटर ज्यादा में, 40 आज एक्सपो सेंटर में माई कराची नुमाइश चल रही है। टाउन्स जो है कंप्लीट शटर डाउन थे। आप विजुअल्स देखें, वीडियोस देखें, हमारे पेजेस पे लगी हुई है, हमारे जितने ऑफिशियल पेजेस पे लगी हुई है। लाहौर की आप वीडियोस देखें, वहां लगी हुई है। इवन इस्लामाबाद, पिंडी, पिशावर, पूरा बरदान, कोहाट, तो तकरीबन सारा शटर डाउन था। अच्छा, तो आपके लोगों को गिरफ्तार भी तो किया गया था ना, मेरा ख्याल है कि इस एहतजाज को रोकने के लिए। बिल्कुल, ये एहतजाज को रोकने के लिए तकरीबन एमपीओ के तहत हमारे तकरीबन 300 से ज्यादा कारकुन और जो आदिगरान हैं गिरफ्तार हैं। और ये बड़े ही अफसोस की कि जो सिंध गवर्नमेंट अपने आप को सियासत की चैंपियन कहती है, लेकिन एमपीओ के तहत जो है हमारे 300 ज्यादा कारकुन और आदिगरान को गिरफ्तार किया गया। तो क्या वो रिहा उसमें हो हम गए? कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की है और उसकी हमारी गालबन कल उसकी हेयरिंग है। तो इंशाल्लाह वो गैर कानूनी अमल है, तो वो अच्छा, आज आप लोगों ने कोई रैली या कोई एहतजाज किया सड़कों पर आके कि जिससे सर हमारा एहतजाज सड़कों के ऊपर था ही नहीं। अच्छा, आज हमारा एहतजाज यही था कि हमने लोगों की रिक्वेस्ट की कि आपका वोट चोरी हुआ है, इसके खिलाफ आपने जो आपका कारोबार है या आपका कोई ठेला लगता है या आपकी कोई गाड़ी है, वो आपने बंद करना है। तो उन्होंने हमें एहतजाज करने के लिए हमें सड़कें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है कि लोगों ने उसको आपकी बात को की। मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं है, लेकिन बात सिंपल से ये है कि हम जब शहर में निकले तो मुझे तो हालात बिल्कुल नॉर्मल लगे कि आज ये देखिए गुलशन इकबाल में कराची एक्सपो पे जो है, पाकिस्तान एक्सपो पे जो है, कराची माई कराची नुमाइश भी हो रही है, लोग भी वहाँ जो मौजूद थे। देखिए नुमाइश तो ट्रैफिक भी अगर पूरी एक चल रही है। डिसाइडेड होगी तो खैर, वो तो चलेगी ना, आपकी बात लेकिन को बाकी आप चलेगी, देखें ना, बाजार आपका हक है, आप आपका हक है कि आप किसी भी इलाकों को बंद कर दें, हम तस्लीम कर लेते हैं। नहीं, हमारा तो हक कहना नहीं, ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट बैंक है, लोगों ने बंद किया। आप सदर देखें ना, सदर से बड़ी मार्केट तो नहीं है, पूरा सदर बंद था आज। चले, हो सकता है मोबाइल कि मार्केट आपकी पूरी बंद थी, ठीक है, प्लाजा आपका पूरा बंद था, मतलब कि सड़कों पर आपने जैना एहतजाज मार्केट नहीं पूरा किया, बंद था। सड़कों पर आपने कोई एहतजाज नहीं किया आज? सर हमने कोई मजामत नहीं की, हमने लोगों को अवेयरनेस दी है, उनको बताया है कि आपका वोट पे जो डाका डला है उसके खिलाफ आपने खुद निकलना है। ठीक है, और अच्छा, लोगों ने भरपूर इसमें हमारा साथ दिया। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आज जैसे जमात इस्लामी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की आपके इलेक्शन कमीशन के बाद, वहां से भी उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने भी एहतजाज किया, उन्होंने भी। मैं बिल्कुल मजामत करता हूँ अगर जमात इस्लामी के लोग गिरफ्तार हुए हैं, और ये आप पीपल्स पार्टी का फिर अमल देख लें कि जो अपने आप को एक डेमोक्रेसी के चैंपियन कहते हैं, और उनके हालात देखें कि जो अगर उनके टांगे कितनी काम की है कि अगर कोई एहतजाज भी करता है तो उसके खिलाफ FIR कर देते हैं, या एमपीओ के एमपीओ की तरफ उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। मेरा ख्याल है ज्यादती और नाइंसाफी है। हाँ, नहीं, अब खैर बहरहाल फिर वो सारे रिहा भी हो गए, वो सारे रिहा भी हो गए, और अभी बैठे हैं मेरे साथ जो है फजल अहद साहब जो है अमीर जमात सर इस्लामी। रहा हो गए, लेकिन गिरफ्तार क्यों है? हाँ, ये होता है ये कि नुक्ता है, एहतजाज के ये लिए नुक्ता है। निकला है तो उसका बुनियादी हक है, उसका आईनी और कानूनी हक है। मैं मानता हूं आपकी बात को मुझे तस्लीम है, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो, उसका एहतजाज उसका हक है, जब तक कि वो पुरअमन है, जब तक कि वो पुरअमन है। इस्लामी मैं कहता हूँ कोई भी आप ये देखें कि इमरान खान साहब के दौर में इन्होंने जब महंगाई के खिलाफ इन्होंने कहा हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो खान साहब ने इनको जगह भी दी, कंबल भी दिए, पानी भी दिया, खाना भी दिया। किसको? ये नून लीग और पीपल्स पार्टी जब एहतजाज के लिए महंगाई के खिलाफ महंगाई मार्च लेके आ रही है। जमात इस्लामी तो आपकी वैसे भी इत्तेहादी रही है ना, माजी में भी और अभी भी है। सर बिल्कुल ऐसे ही है, कराची में हमारे इत्तेहादी, इसलिए कि मेरे ख्याल में सिटी काउंसिल में तो मेरा ख्याल है कि वहाँ तो आपका इत्तेहाद चल ही रहा है। अच्छा, आप मेरे साथ इसलिए रहिएगा, फजल अहद साहब भी मेरे साथ मौजूद है, जमात इस्लामी केमाड़ी के, मैं इनसे भी बात कर लूँ।
पीटीआई का एहतजाज आज 8 फरवरी को उनके भी एहतजाज था, आपने भी एहतजाज की कॉल दी, तो इसका मतलब ये कि आप लोगों में एक मरबूत इत्तेहाद क्यों नहीं था कि एक इकट्ठे होकर एहतजाज करते? नहीं, देखें, पहली बात तो यह है कि 8 फरवरी 2024 का जो अमल है वो किसी भी तरीके से उसे कबूल नहीं किया जा सकता। पूरे अवामी मैंडेट पे डाका डाला गया। ठीक है, हाफिज साहब का बहुत क्लियर इस हवाले से मौक़िफ़ है कि फॉर्म 45 पे ये आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है जो जेन्युइन है, जो किसी भी एक कैंडिडेट के पास हो सकता है ना, उसकी बुनियाद पर फैसले होने चाहिए। पूरा मुल्क एक तरफ जा रहा था, अवाम के वोट पे डाका डाला गया, फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई, तो हम तो इसे ऑन ही नहीं करते हैं। अच्छा, एहतजाज ये है कि फॉर्म 47 को आप सिर्फ कौमी असेंबली की हद तक करते हैं या सूबाई असेंबली की भी बात करते हैं? सूबाई असेंबली की भी बात करते तो आप अपने आपके जो एक एमपी हैं फारूक साहब या हाफिज नईमुल्लाह साहब, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? देखें, आपने क्यों हलफ लिया? कराची के अंदर या तो पीटीआई को वोट पड़े या जमात इस्लामी को वोट पढ़े ना, आपके वोट पढ़ें। तो आप कहते हैं कि 47 के तहत आए तो आप नहीं, इस्तीफा दे दें। हमारे 45 के तहत फारूक साहब आए, इसलिए उनका हक है कि वो एमपीए बने। हाफिज साहब ने कहा मेरे चंद सौ वोट जो हैं वो पीटीआई के ज्यादा हैं, तो मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा, तो उन्होंने नहीं ली। इससे बड़ी गैरत की मिसाल पूरे मुल्क में कोई नहीं हो सकती, ताकि उस पर दोबारा इलेक्शन हो। नहीं तो ओथ ही नहीं ले तो इस्तीफा कैसे लेंगे? तो वही तो मैं ये कह रहा तो हूं। पूरे सिस्टम पर एक थप्पड़ लगाया हाफिज साहब ने। खाली रखने का फिर ऐलान करें ना, ऐलान करें ना। नहीं है। हुकूमत तो इंतजार कर रही है। हुकूमत कहती है कि या तो आप ओथ लें या आप ऐलान करें कि मैं ये सीट छोड़ता हूं। हुकूमत हमें लॉलीपॉप नहीं दे सकती। हमने इस शहर में 6 से जायद हमने सूबाई सीटें जीती थी, हमें हक क्यों नहीं दिया जा रहा? एक लॉलीपॉप देके कि हाफिज साहब को असेंबली में पहुंचा देंगे, ये खामोश बैठ जाएंगे, तो हाफिज साहब ने तो पूरे सिस्टम को खुला रख दिया। फारूक साहब तक पहुंच गए ना। फारूक साहब तो 45 के तहत है, वो तो हकीकी एमपी है। अच्छा, आपका एमपी जब पहुंचा वो 45 के तहत पहुंचा, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग का पहुंचा वो 47 के तहत पहुंचा। नहीं, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बैठे, हाँ। वो सबके फॉर्म 45 चेक करे, हाँ। वो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल जो एक कैंडिडेट के पास हो सकते हैं, तो आप देख लें, चेक कर लें, जिसके पास है उसको आप उसका हक दे दें। ये जो वोट को इज्जत देने वाली बात है वो भी इससे नजरिया आपका और पीटीआई का एक है, नजरिया दोनों का 47 पे है कि 47 की तहत हुकूमत आई, तो एहतजाज अलग अलग क्यों? एहतजाज अलग की बात नहीं है, वो अलग जमात है, हम अलग जमात है। हमारा तो एहतजाजी सिलसिला भी जारी है, और सबसे ज़्यादा अगर बाहर रह के आवाज़ उठाइए तो हाफिज साहब ने इस पर उठाई है, बिल्कुल उठाई हर है। प्लेटफार्म पे। 100% आज भी हम योम सियाह के साथ एहतजाजी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिंध हुकूमत को क्या तकलीफ हो रही थी? मुझे ये परेशानी हो रही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, हो जाती प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इतनी पुलिस लगाई हुई थी जैसे कि जो आएगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अंदर डाल दिया जाएगा, उससे जीने का हक छीन लिया जाएगा। तो कराची को ना हक दिया जा रहा है, ना जीने दिया जा रहा है, ना हकीकी जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनको हक दिया जा रहा है। हजारों हराम वोट लेकर नाजायज असेंबली में बैठे हुए हैं, आज वो चौधरी बने हुए हैं। नहीं, तो मुझे तो इतराज इस बात का ना कि आप ये समझें कि ये 47 की असेंबली है, चाहे कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली 47 की, तो उनके साथ आपका एमपी क्यों बैठा हुआ है? हमारा एमपी जेन्युइन बैठा हुआ है। ओके जी, चल ठीक। रिजवान न्याजी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं 1 मिनट के लिए। रजानी साहब, आप हैं मेरे साथ? रिजवान न्याजी साहब? जी सर, मैं सुन रहा हूँ आपको, मुझे बताएं। हाँ, मैं आप स्टे कीजिएगा मेरे साथ, आप स्टे कीजिएगा मेरे साथ। मुझे आपसे वक्फे पे जा रहा हूं मैं, जब वक्फे से वापस आऊंगा तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना है कि ये जो अभी जो इस्लामाबाद का धमाका हुआ, इस धमाके को आप क्या समझते हैं कि इसमें भी दहशतगर्द जो वो पेशावर से होकर आया था, और लास्ट जो कचहरी का हुआ था वो बाजोड़ से आया था, तो इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। मैं थोड़े से ब्रेक पे जा रहा हूँ, आप स्टे कीजिएगा मेरे साथ। थैंक यू। मैं नाज़रीन भाई कि थोड़ा सा ब्रेक लेना मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, पुराने दरख्त में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल जो हमारे मोहतरम जनाब फजल अहद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के अमीर हैं ये किमाड़ी के। इसके अलावा ये कि रिजवान न्याजी साहब जो कि नायब सदर हैं पीटीआई सिंध के, वो भी मेरे साथ जूम पे हैं। तो पहले मैं राजा साहब से बात कर लूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। जी रिजवान न्याजी साहब, सुन रहे हैं मुझे? रिजवान न्याजी साहब, रिजवान न्याजी साहब हैं हमारे साथ? जी, मैं सुन रहा हूँ आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। आप मुझे बताइएगा कि केपी में ये जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ,
इसके बाद इससे पहले कचहरी पे भी हमने धमाका देखा, फिर दोनों में दहशतगर्द जो एक बाजोड़ से आया था और ये पेशावर, जब इमाम बारगाह में हुआ ये पेशावर से आया। तो केपी की हुकूमत जो है क्या इन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं कर रही है क्या, कि दहशतगर्द मुतवातिर तौर पर नहीं से आ रहे हैं? सवाल में ऐड कर दूं कि बलोचिस्तान में भी एक बहुत बड़ा सामना हुआ है, होगा 31 जनवरी। जी जी बिल्कुल जी। अच्छा देखें जी, दहशतगर्द पेशावर से जाके इस्लामाबाद जाएं या बाजोड़ से जाएं, इस्लामाबाद भी मेरा मुल्क है, पेशावर भी मेरा मुल्क है, बाजोड़ भी मेरा मुल्क है। असल सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान से वो ट्रेवल करके बाजोड़ पहुंचा कैसे। बीच में आपकी जो अभी लास्ट टाइम बॉर्डर हमारी जो मैनेजमेंट है, इसका मतलब उसके ऊपर हमारा काम ही नहीं हो रहा। ठीक है, अगर बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर प्रॉपर काम किया जाए तो ये दहशतगर्द दाखिल ही नहीं हो सकते। और हमारा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और इनके खिलाफ जितना सख्त क्रैकडाउन है वो होना चाहिए। लेकिन हम एक बात करते हैं कि हमारे जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको ऑन बोर्ड लिया जाए। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव को ऑन बोर्ड लिया जाए, ठीक है। लेकिन बात यही है कि माजी में जब नवाज शरीफ साहब पाबंद सलासल थे, जेल में थे, तो आप कहते थे कि एक मुजरिम जो है वो पार्टी का सदर नहीं हो सकता, पार्टी का सदर नहीं हो सकता, तो उसको पार्टी की सदर से हटा दीजिए। आप सवाल ही पैदा हो कि आपके बानी जो हैं वो जेल के में हैं, तो इन पर केस चल रहा है और अदालत में केस चल रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि जनाब आली कि एक चाहे वो मुल्जिम है, अभी उसका फैसला नहीं हुआ कि उनके जुर्म का, तो उनको कैसे ऑन बोर्ड लिया जा सकता है? तो मेरी बात सुने बिलाल अहसन साहब, इस टाइम चेयरमैन जो पार्टी के हैं वो गौहर साहब हैं। नहीं चेयरमैन तो हैं, आपका चेयरमैन साहब ने भी यही कहा हमसे कि जनाब बानी से हम हिदायत लेंगे तो बात करेंगे, बानी से हिदायत लेंगे तो बात करेंगे। हाँ जी 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 बोले। बानी से हिदायत जो है वो हमारी जो पॉलिसीज है उसके ऊपर ले रहे हैं, लेकिन जो पार्टी की पॉलिसीज हैं जी जी वो तो गौहर साहब भी उसको बिल्ड कर रहे हैं, गौहर साहब भी उसकी वो कर रहे हैं। सर गौहर साहब कर रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है, बहुत सारे और दीगर लोग भी हैं, लेकिन बात वही होती है कि आप लोग यही कहते हैं कि हम हिदायत लेंगे बानी से, जब तक उनकी मुलाकात नहीं होगी, उनसे बानी से हिदायत नहीं लेंगे, कोई फैसला नहीं कर सकते। तो मेरा कहना सिंपल सा ये है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, सिंपल सी बात ये है कि केपी की हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ क्या वफाक से ताउन करने पर आमादा हो गई है? जी बिलाल अहसन साहब, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें किसी भी सिक्योरिटी की मीटिंग है, हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाए, तो जाते ही नहीं है, हम खिलाफ है उसमें हमें बिठाए। वो तो मीटिंग में जाते ही, मुझे बताएं कौन सी मीटिंग कॉल हुई, बड़ी बात कौन सी मीटिंग कॉल हुई है? आपकी देखें कि नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग हुई, नेक्टा की मीटिंग हुई, उसमें गए नहीं। अभी जब इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो उस पर उन्होंने कराई है कि आइंदा मीटिंग होगी तो मैं आऊंगा। मुजम्मिल साहब गए हैं सर जी, मुजम्मिल साहब, अगर मुजम्मिल असलम खान की बात कर रहे हैं, मुजम्मिल असलम साहब है मुशीर खजाना, हवाले से नहीं थी, मुजम्मिल असलम साहब मुशीर खजाना है, वो थी जो हमारे जो अफगान बाशिंदे केपी में थे उनके खिला के लिए थी वापस अफगानिस्तान, तो उसमें हमारे जो है मुजम्मिल साहब गए। मुजम्मिल साहब मुशीर खजाना है, और मुशीर खजाना का सिक्योरिटी के किसी भी मीटिंग में जाना अजीब सी बात लगती। बिल्कुल मुशीर खजाना, हाँ जी हाँ जी, तो वो जी मेरे ख्याल में नेट के प्रॉब्लम है जी। आ रही है आवाज सबको? आवाज आ रही है? चले जी, थैंक यू। क्या कह रहे हैं आप? मेरे आवाज आ रही है? आपकी आवाज अटक रही है। जी जी आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुजम्मिल असलम तो मुशीर खजाना उनका अच्छा, देखें आप दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मसला है ना सियासी अदम इस्तेकाम है। जब रियासत अंदरूनी सियासी लड़ाइयों में मसरूफ हो तो इंतहा पसंद अनासर खिलाफ पैदा कर देते हैं। ठीक है जी, और उनको जो आपने लाके बसाया था उन्होंने नहीं किया कुछ भी अपने दौर में 2022 में जो लाके बसाया था कि वो शरीफ शहरी बनेंगे। चीख के थक गया कि पहाड़ों पे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। 2016 से हमारी हुकूमत है, 2022 तक कोई दहशतगर्दी नहीं थी। 2021 में हम शोर कर रहे हैं, चीख रहे हैं कि जी ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, उनको कोई देखे अल्लाह का वास्ता है। लेकिन अगर कोई सुनेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, और अब्दा तारड़ साहब आके कहते हैं कि जी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा वो है, तो हम तो खुद कह रहे थे 2020 से कि जी पहाड़ों पे आ रहे हैं, इनको देखें। मेरे साथ राजा अंसारी साहब है, नुमाइंदा बराए सिंध है वफाकी हुकूमत के, वो भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। राजा साहब, मेरी आवाज आ रही है?
जी जी आ रही है। आप देख रहे थे कि रिजवान न्याजी साहब हमारे साथ थे, नायब सदर पीटीआई के सिंध के, वो भी मौजूद हैं, और एक स्टूडियो में मौजूद है फजल अहद साहब, ये अमीरी जमात इस्लामी जिला केमाड़ी की। मुझे एक बात बताइए, कमेंट, मतलब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चूंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है इत्तेहादी हुकूमत है, आप लोग अपने खिलाफ जरा सा कोई मनफी बातें या एहतजाज को बर्दाश्त क्यों नहीं करते? कि आज जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह से सिंध हुकूमत ने या किसी की हिदायत पे उनके रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया। ये कहाँ का मतलब ये इंसाफ है कि आप अपोजिशन जो है वो एहतजाज भी नहीं कर सकती? मैं समझता हूँ जमात इस्लामी ने तो अभी चंद दिन पहले भी बड़ा एहतजाज किया। असल में लोग इनके एहतजाज में शरीक होते नहीं है। अभी अपने फेल्यूर का जिम्मेदार अब हम लोगों को तो नहीं ठहरा सकते। अगर आप गिरफ्तार कर लेंगे तो वो कैसे करेंगे? गिरफ्तार हुई ना आज? मैं अब करूं, अगर आज कोई इनका साथी गिरफ्तार हुए हैं तो लाजमी बात है पाकिस्तान में कोर्टें खुली हैं, अगर उनको गलत गिरफ्तार किया गया है तो जमानत पे बाहर आ जाएंगे। उन्होंने आज एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि हम रोड सड़कें हम ब्लॉक कर देंगे, तो उसके बाद जो हुकूमत सिंध ने उनको रिहा कर दिया। तो सियासत में ऐसा होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि एहतजाज तो हक है ना, एहतजाज तो हक है ना, चाहे वो आप करें चाहे अपोजिशन करे। एहतजाज बिल्कुल हक है, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। पाकिस्तान में जमहूरियत है और जमहूरी जो हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको अपनी सियासत करने की आज़ादी है, सिर्फ तोड़ फोड़ करने की आज़ादी नहीं है। और जो है वो सड़कें बंद करना और लोगों के जानो माल का जो है उसको खतरे में डालना, उसकी इजाजत नहीं है। इससे पहले अभी मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को तो कोई खास तौर पे उनके अभी भी उन्होंने एहतजाज किया था, धरने भी देते हैं, एहतजाज भी करते हैं, कोई इतनी कोई उनको कोई सख्ती नहीं है। हाँ, जो लोग हड़ताल करने के लिए, दुकानें बंद करवाने के लिए प्रेशर देंगे दुकानदारों पर, उनको तो लाजमी बात है कानून हरकत में आएगा। लेकिन बहरहाल आज पुरअमन थे, वो इलेक्शन कमीशन के सामने वो पुरअमन थे, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एहतजाज के तौर पे 47 फार्म के। बहरहाल मेरा अपना जाती राय है कि ये अच्छा मतलब ये की निशानी नहीं है। जब वो बरसरदार आएंगे तो आपको गिरफ्तार करेंगे, तो ये एक सिलसिला चलता रहेगा पाकिस्तान में। गिरफ्तार बचपन से मैं छोटा था, हमने अपने घरों में फौज को पुलिस को आते देखा, मेरे वालिद साहब आए दिन गिरफ्तार होते थे। यही तो बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ यही होता है। हम खुश होते थे, हम दूसरे दिन अखबार में जाके, उस जमाने में अखबारों का दौर होता था, अखबार के स्टॉल पे जाके खड़ा होता था और देखता था कि खबर लगी या नहीं लगी, और हमें बड़ा फख्र होता था कि गिरफ्तार हुए मेरे वालिद। अपनी तस्वीर देखकर होते थोड़ी देर अखबार में अपनी तस्वीर देख के खुशी होती होगी जी, बहुत खुशी होती थी सर। हम गिरफ्तार, हमारे सीने पे तमगे लग जाते थे कि हम डिक्टेटरशिप से लड़ रहे हैं, परवेज मुशर्रफ की। बहुत अच्छी बात है राजा साहब, बहुत अच्छी बात की। और कहते हैं ये मशवरा है कि थोड़ा शेर बने, इस पर नहीं। मैं नहीं, ये एक कहावत है कि जब तक जेल नहीं जाओगे बड़ा लीडर नहीं बनोगे। हाँ, तो हम लीडर बना रहे हैं, बड़े लीडर माशाल्लाह। आप कुछ कहेंगे अब? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पहली बात तो यह है कि एहतजाज तो हमारा कानूनी और आईनी हक है ना। लाखों लोग यकम फरवरी की जिला केमाड़ी के अमीर है, लाखों लोग यकम फरवरी को शाहराह फैसल पे निकले हैं, जीने दो कराची। इस कराची में आप पीने का साफ पानी नहीं देते, सड़कें नहीं देते, तालीम नहीं देते, नौजवानों को नौकरी नहीं देते। हमारे बच्चे जो है वो ऑयल टैंकर के नीचे आके मर जाएं, डंपर के आके मर जाएं, गटर में जाकर मर जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस शहर में आग लग जाए, कोई बुझाने वाला नहीं है। इस शहर में बारिश आ जाए तो निकासी का कोई निज़ाम नहीं है। हमने कहा भाई एक तो हक भी नहीं दे रहे तो जीने तो दो कराची को, जीने दो कराची। मार्च हाफिज साहब ने ऐलान किया, यकम फरवरी को लाखों लोग यहाँ पर अहले यानी शहर मौजूद थे, कोई छोटा मार्च तो नहीं था। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस वक्त के बाद धमकी हमें ले जा। मेयर साहब ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं करने दूंगा, वज़ीर आला साहब फरमा रहे हैं कि भाई मैं इनको हल बताता हूँ, हल ये बताता हूँ कि ये अवाम में जाएं। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आपने बल्दियात में 1 लाख वोट लिए थे, जमात इस्लामी ने 5 लाख लिए थे, हमारे और पीटीआई के मिलके 8.5 लाख वोट हमारे थे। तो 8.5 लाख वोट लेने वाले का मेयर नहीं बना, 1 लाख इस शहर में जो वोट ले रहा है उसका मेयर बन गया है। तो हम बता रहे वज़ीर आला साहब को कि ये तो हम काबिज को काबिज ना कहें, जुल्म को जुल्म ना कहें, तो और क्या कहेंगे। नहीं, और हमारे एहतजाज पर तकलीफ हो रही है। 1 लाख वाला इसलिए बन गया कि आपके बहुत सालों ने गद्दारी की, पीटीआई की बहुत सालों ने गद्दारी की, आपके लोगों ने गद्दारी की, उनको वोट दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इस शहर में डिलिमिटेशन की बुनियाद पर जो तासुब किया गया, सेंट्रल हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, इसकी यूसियाँ देखें कि 90,000 और 85,000 पर बनी हुई है, और रंगी टाउन की देखें 88,000 यूसी बनी हुई है। और जो शहर का मदाफात था, जो ज़िला कौंसल कहलाता था, डिस्ट्रिक्ट कौंसल, जो 3
माड़ीपुर टाउन के और मंगोपीर टाउन के और जो मल्लीर और गडाब के थे उस सबको शहर का हिस्सा बना दिया। यूसियाँ SC/SC के जो 18,000 पे 12,000 पर जो 800, 1000, 1200 वोट लेकर हम 6,000 वोट लेकर एक यूसी में मुंतखब हो रहे हैं और वो 800, 900, 1000 लेकर हो गए, अपनी तादाद पूरी की। राजा साहब कुछ कहेंगे? देखें, ये जो इश्यूज बता रहे हैं ये इश्यूज बिल्कुल हैं, इससे कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के इश्यूज कराची में नहीं है, बिल्कुल हैं। लेकिन अब इशू ये है कि, और ये पूरी दुनिया में होता है, बहुत से हल्के छोटे होते हैं, कोई हल्के बड़े होते हैं, कहीं वोटों की तादाद कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर आप इलेक्शन हार गए या कोई टेक्निकल वजूहात थी तो आप पूरा 5 साल उसी पर रोते रहें। आप जदोजहद करें, लोग आपको वोट देंगे, जब आप जीत के आएंगे तो आप खिदमत कीजिएगा। इससे पहले भी तो हम इलेक्शन जीते हैं, हारे नहीं हैं। बल्दियात में हम जीते हैं, हारे नहीं हैं। चले रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, बल्दियात में हम जीते हैं, लेकिन 100% जीते हैं। लेकिन बहरहाल आप कह रहे हैं ना जीते हैं, लेकिन बहरहाल वो कलमदान तो जब आपका मेयर पार्टी के पास है। जब आपका मेयर था उस वक्त भी तो बड़ा कोई दूध की नहरें तो नहीं बह रही थी ना, यही कराची था। इसी शहर ने तरक्की की थी, 32 नए कॉलेजेस मिले थे, फ्लाईओवर मिले थे, शहर को K3 का मंसूबा मिला था, यहाँ पर सड़कें तामीर हो रही थी, कॉलेजेस हो रहे थे, हर टाउन में मॉडल पार्क बन रहे थे, तरक्की का सफर था। अभी तो खंडर बन गया है शहर पूरा। बहुत से लोगों के पास, पीपल्स पार्टी के पास भी शायद बहुत सी चीजें हों कि हमने ये काम किए, ये काम किए, बात पॉइंट स्कोरिंग की नहीं। चले हम आपकी बात कर लेते हैं कि विफाक का मंसूबा कराची में क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा, ग्रीन लाइन मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटी रोड तामीर क्यों नहीं हो रही? हमारी ग्रीन लाइन भी वहां पर 12 महीने में तामीर हो रही है लाहौर में। कराची ने क्या जुल्म किया है? आप कराची को ऑन क्यों नहीं करते भाई? इस कराची को ऑन करें। ये कराची मुल्क चलाता है, उसका मईशत का पहिया चलाता है, सूबे का चलाता है, इसका जुर्म क्या है? जवाब तो सुन लें। आप बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। हाँ बिल्कुल। दरे शाही से टकरा कर सदाएं लौट आई हैं, मुझे दरबान ने बताया है, जमात इस्लामी वाला बस बोलता है, सुन नहीं सकता। सुनता भी है, हक सुनता है, हक बोलता है। सुनते तो सुन। राजा बोले। मैं अर्ज करूं कि ग्रीन लाइन का अभी आपने ताना दिया, 21 किलोमीटर फंक्शनल है, बन चुकी है, स्टेट ऑफ आर्ट 21 किलोमीटर, 18 जबरदस्त जदीद एयर कंडीशन स्टेशन के साथ। आज भी आप ट्रेवल करें, कल सुबह मेरे साथ चलें, जबरदस्त एयर कंडीशन बसेज हैं, बिल्कुल चल रही है, सरजानी से लेकर नुमाइश तक। अब नुमाइश से लेकर जनाबे आली, जिसको आजकल आप बड़ा फ्रेंडली लगे हुए हैं ना आप PTI वाले, उन्होंने काम नहीं करवाया अपने दौरे हुकूमत में। हमने इसको स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट भी किया। बदकिस्मती से उससे थोड़ा सा पहले हमारी हुकूमत चली गई, लेकिन बहरहाल उसके बाद काम बिल्कुल नहीं हुआ। PDM में हम लोग आए, 5.5 अरब रुपए मजीद 2 किलोमीटर के लिए हमने रखे और अभी इस गवर्नमेंट में हमने उससे काम स्टार्ट करवा लिया, इसी साल उसको मुकम्मल करेंगे। अच्छा राजा साहब, बस ये बता दें, यूनिवर्सिटी रोड कब तामीर होगी? K4 का मंसूबा विफाक का, वो कब मुकम्मल होगा? यूनिवर्सिटी रोड तो इनसे ताल्लुक नहीं, यूनिवर्सिटी रोड तो सूबाई हुकूमत से ताल्लुक है। सूबाई का आगे है, विफाक का प्रोजेक्ट हमारा नहीं है। अच्छा K4 मंसूबा कब मुकम्मल होगा? शहर को खुशखबरी सुना दें। हम K4 भी मुकम्मल कर लेंगे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वफाक अपनी पूरी जिम्मेदारी। बिलाल एहसन साहब, दहशतगर्दी के ऊपर बात होनी चाहिए, इस टाइम वो एक बड़ा अहम मौजूद है। क्या, कौन सा? दहशतगर्दी। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, और मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि दहशतगर्दी के हवाले से बता दें कि सबसे ज्यादा जो बदनाम किया जाता है वो KPO किया जाता है, क्यों किया जाता है? सर ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि देखें, दहशतगर्द जब अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके KP पहुंचता कैसे? सर जी, उसके सरहदें जो है ना अफगानिस्तान की काफी तवील है, अफगानिस्तान की सरहद काफी तवील है, उसको कवर पाकिस्तान की आर्मी नहीं कर सकती। अफगानिस्तान की जानिब से उसको बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं किया जाता। जब अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं किया जाता तो उसकी वजह से जो है वो सारी चीज जी कट गई। चले जी, हमारे साथ रिजवान नियाजी साहब मौजूद थे, नायब सदर PTI सिंध के। इनका शुक्रिया कि ये मेरे साथ थे। यानी अभी आपसे ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा जी।
वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त में हम दोबारा हाजिर हैं। वफ़े में जाने से कबल राजा अंसारी जो कि मुस्लिम नून के थे, नुमाइंदा बराए सिंध वफाकी हुकूमत, इसके अलावा रिजवान न्याजी नायब सदर पीटीआई सिंध के, उनसे हम मजीद गुफ्तगू करते, लेकिन रिजवान न्याजी साहब की जो वो वाईफाई का मसला है, जो एक इंटरनेट का मसला प्रॉब्लम की वजह से उनसे हम रब्ता नहीं कर पा रहे। बहरहाल फजल अहद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे ख्याल जमात इस्लामी में काफ़ी तनकीद होती है। जमात इस्लामी में तनकीद इस बात पे होती है कि इनका काम जो है सिर्फ धरने देने के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुख्तलिफ रोडों को बंद कर देते हैं। हुकूक लिबाती तो कोई चीज़ है भाई, आपकी रोड बंद करने की वजह से ट्रैफिक जो है ट्रैफिक जाम हो जाती है। आप बात पे आप धरना दे देते हैं। शारा फैसल पे 4 घंटे आपने धरना दिया, आपको पता है शहर के क्या हालत हुए? ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है आप लोगों पे। देखिए, इल्ज़ाम की बात जहाँ तक है, मैं कहता हूँ सदर इस शहर में आए, शहर सड़कें बंद हो, कितने घंटे के लिए होती उस पर किसी को तकलीफ नहीं होती। आधा घंटा 1 घंटे के लिए। आधा देखिए घंटा, 1 घंटे, वो मुल्क की 1.5 इज्जत का सवाल होता है। मुल्क की इज्जत का वो सवाल मुल्क की है। इज्जत का सवाल होता है। 27 दिसंबर 2007 की याद में शाहराह फैसल जाम होती है, उस पर कोई बात नहीं करता। हाँ। और उसके जो वाकया हुआ और 3 दिन तक सिंध जलता रहा, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता? सब करते हैं, सब करते हैं। 3 दिन तक सिंध चलता रहा या हंगामे फसाद हुए जो माते। अब होता क्या है कि जमात इस्लामी जाती है तो इस रोड पर जलसा कर लेती है, वो उस रोड पर धरना दे देती है। आप यकीन कीजिए कि जो एक मजहब में होता है एक हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद ये होता है किसी को जल्दी है तो उसको रास्ता दे दो, कोई मरीज है तो उसका एम्बुलेंस चले जाए। तो ये एक इंतजाम है आप लोगों एक पे। दिन पहले ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन दिया कि यहाँ पर प्रोग्राम डायवर्जन का मतलब ये होता है कि ट्रैफिक जाम होता है एक रोड पे, सारा इस ट्रैफिक जब दूसरी रोड पे जाएगा तो ट्रैफिक जाम हो जाती है। PSL होता है, ट्रैफिक जाम होता है, डायवर्जन आता है, सर जी, ट्रैफिक प्लान आता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कुछ चीजें मुल्क की इज्जत के लिए होती है। हाँ, तो अपोजिशन का एहतजाज भी आवाम के लिए होता है। आवाम के लिए सड़कों पे निकलना, आवाम के लिए धरना देना। फजल साहब नाराज ना होइए, आप एहतजाज करें, आप एक तरीके से एहतजाज करें कि जनाब यानी कि ना ट्रैफिक जाम हो ना लोगों को तकलीफ हो। नहीं, हमारे एहतजाज ऐसे भी होते हैं कि ट्रैफिक रवानी होती रहती है और हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है। मेरे साथ डॉक्टर फौजिया है, डॉक्टर फौजिया मेरे साथ मौजूद है। ये MP हैं MQM पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फौजिया। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर आपने टाइम देने का। मेरे साथ फजल अहद साहब मेरी जमात इस्लामी है जिला कमाड़ी के, इसके अलावा रिजवान न्याजी साहब थे नायब सदर PTI सिंध के, राजा अंसारी थे नुमाइंदा बराए सिंध वफाक में। अच्छा, हम यहाँ गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, ये इस दहशतगर्दी बढ़ने की वजह से क्या सूबा सिंध कितना इफेक्ट हो सकता है इससे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, दहशतगर्दी की जब हम बात करते हैं तो दहशतगर्दी जो है ये अचानक जो है ये नहीं आती, ये एक तसलसल के साथ एक प्रोसेस होता है जिसमें ये दहशतगर्दी आती है। जब रियासत के सतून जो है वो कमजोर हो जाए तो फिर शिद्दत पसंदी आती है। जब आपको आपके बेसिक राइट से महरूम किया जाता है तो दहशतगर्दी की तरफ जो है लोग जाते हैं। जब आपकी जो पॉलिसीज है उसको वो जो है वो बाइस्ड हो जाए ना, तब भी आप देखें मुल्क में फिर दहशतगर्दी आती है। ये हमने एक चीज को देखा है। और जिस तरह से पाकिस्तान में हमने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़े हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के बाद ना तो हमने उसके बाद कोई पोस्ट ऑपरेशन नेशनल प्लान बनाया, ना उसके बाद हमने कोई रिहेबिलिटेशन वर्क उसकी की, ना कोई उसका कोई काउंटर प्लान किया कि ये जो चीजें हैं इसको हम खत्म कैसे करें। तो वो चीजें कहीं ना कहीं अधूरी रही हैं और वो जो दहशतगर्दी को हम खत्म करना चाह रहे थे वो मजीद ताकत बन के वो आपके सामने आ गई है और वो आपकी मुल्क की दहशत को खत्म कर रही है। डॉक्टर फौजिया, ये बड़ा लंबा तमीद है। बात एक में सर ये है कि हमारी गलत पॉलिसियाँ थी माजी की, ये सब तस्लीम करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी तस्लीम करती है, वफाक की हुकूमत भी तस्लीम करती है, सूबाई भी करती है, ठीक है कोई गलतियाँ हो गई। लेकिन इस्लामाबाद में जो धमाका हो गया, आप देखें कि वो जिला कचहरी वाले धमाका हुआ, उसके बाद फिर ये आज आपके बरी इमाम इमारगाह में धमाका हुआ, उससे पहले 31 जनवरी को बलूचिस्तान पे हमला हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें मुत्तहद हो गई हैं और मुत्तहद होकर पाकिस्तान पर हमलावर हैं अफगानिस्तान के ज़रिए। तो मेरे अपना ज़ाती राय है कि आप लोग हुकूमत की इत्तेहादी हैं, आप हुकूमत की इत्तेहादी हैं। मेरा ये कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, यही तो बात मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि जो
पॉलिसीज हैं उनमें तसलसल नहीं है। और पहले मुझे ये बात बताएं कि जो सारी दहशतगर्द तंजीमें हैं ये इकट्ठी हो गई हैं, ये वजह क्या है इसकी? कैसे जाए? आपका बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान में हर चीज मौजूद है, गैस मौजूद है, मादनियात मौजूद है, साहिल मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन बलूचिस्तान को सिर्फ लाशें मिल रही है। तो आप किसी एक लम्हे के लिए सोचिए कि क्यों, वाई? ठीक है, तो इसमें तो ये दाखिला था। अपोजिशन तो ये इल्जाम लगा रही है ना कि आप लोगों ने इलेक्शन प्लान बना तो दिया लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, और उस पर करना पड़ेगा। मैं तो ये बात कहूंगी कि उस पे, और हमें उसको तसलसल से काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बताती हूँ कि हम बड़े खुश हो गए कि हमने जो है जंग जीत गई। मई का महीना हमने बड़ा हमारे लिए अल्लाह ताला ने बड़ी हमें एक नेमत से नवाजा। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुश्मन जो है वो खामोश नहीं बैठा हुआ। उसने देखा कि ये तमाम सिंधी ये रिलीजियस इकाइयां ये भी इकट्ठी हो गई, जबान मुख्तलिफ जबान बोलने वाले भी इकट्ठे और एक कौम बन गए हैं। उसने क्या किया कि हमें डिवाइड एंड रूल पे जो है वो उससे फॉर्मूला अपनाया है। और अब आप ये देखिए कि कहीं तो शिया सुन्नी का तजादात करा रहे, कई जुबान की बुनियाद पे तजादात कराए जा रहे। तो ये इस चीज को समझना पड़ेगा कि दुश्मन जो है वो चारों साइड से आपको घेर के बैठ गया है। तो इस वक्त जो है हमें बजाय ये कि ये लड़े, तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को देख के लड़े या उसको क्रिटिसाइज करें। हमें ये तो पूरी कौम जानती है, ये तो पूरी कौम जानती है कि वो हमें गोरिल्ला वार के जरिए जो है शिकस्त देना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन बात वो ये है कि हमारी वफाकी हुकूमत है या आप भी लोग भी उनके साथ ही बैठते हो, ये उन ममालिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? या FATF में अगर आप कहती हैं कि हिंदुस्तान जो है वो आपके खिलाफ जो है साजिशें कर रहा है, पाकिस्तान पे FATF में ये गए थे कि दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की वजह से पाकिस्तान में FATF से पाबंदी लगवा दी गई, तो पाकिस्तान FATF में क्यों नहीं जा रहा हिंदुस्तान के खिलाफ? देखिए ये तो अब आप ये जो हमारे वज़ीर दाखिल है, ये आप ये सवाल उनसे बनता है ना, ये उनसे और बिल्कुल जाना चाहिए। और अगर नहीं जा रहा तो ये तो आपको मुतालबा करना चाहिए ना, आप लोगों को मुतालबा करना चाहिए ना, जो आप उनकी इत्तेहादी हैं, फिर MPA भी हैं, तो फिर मेरे ख्याल आपको तो मुतालबा करना चाहिए असेंबली में कि आप FATF में क्यों नहीं जा रहे हिंदुस्तान के खिलाफ। देखिए मैं आप मुझे जो है ये बिल्कुल आप जो बात करें मैं आपसे 100% हूँ कि बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए कहा जब तक फंडिंग नहीं होगी, फंडिंग नहीं रुकेगी, दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। और हमें उन ममालिक का भी नाम याद पता है जो दोस्त ममालिक हैं, लेकिन सामने से दोस्त है पीछे से दुश्मन है, वो उनके सहूलतकार भी हैं। लेकिन बहरहाल बात यह है कि यहाँ पर आप ये समझ लें कि हुकूमत की कमजोरियां हैं, ये आप तस्लीम करती हैं? देखिए हुकूमत की कमजोरियां भी हैं और कहीं ना कहीं हमें जो है हमें देखिए अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से जो है असरात लाहक हैं। हमारे दुश्मन जो है हमारे दरमियान में बैठे हैं, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें मुत्तहद होकर एक कौम बन के बात करनी पड़ेगी। थैंक यू। ये थी जनाब डॉक्टर फौजिया थी, MPA थी, MK पाकिस्तान की। इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फजल साहब ये बात दुरुस्त है कि हमें मुट्ठी बन करना पड़ेगा। जिस तरह के बयान मरसूस 10 मई में हम इकट्ठे थे, ना रंग नस्ल मजहब सब कुछ हमने भूल गए थे। क्या हो जाता है हमें कि हम जो है वो इनफरादी तौर पे जो एक दूसरे से नफरत करना शुरू हो जाते हैं जब कुछ अमन आता है? नहीं, मसला ये है कि जब तमाम इदारे आइनी हुदूद में रह के अपना काम कर रहे हों तो कौम उसके साथ खड़ी होती है। हमने बुनियानी मरसूस में देखा, मार्का एक्ट में पूरी कौम सब कुछ इख्तलाफात बुला के फौज की पुष्ट पे खड़ी। बिल्कुल, इसलिए कि जो उसका जिम्मे का काम तो उसने बहुत अच्छे तरीके से किया। हम जो समझ रहे थे कि बजट खा रही लेकिन उसने साबित किया कि उसने मुल्क का दिफा मजबूत किया हुआ है। अब अगर इंडिया दहशतगर्दी फैला रहा है अफगानिस्तान के जरिए या खुलवेशन यादव ईरान के जरिए बलूचिस्तान में नेटवर्क चला रहा है, तो हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं? अच्छा, एक इल्ज़ाम और भी है कि जहादी तंजीमों के अलावा से जमात इस्लामी थोड़ी सी उस पर इल्ज़ाम रहा कि उन्होंने तालिबान जो आज बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो जमात इस्लामी से जो है वो बहुत सारे मतलब ये कि मदरसों में वो तालीम भी हासिल किया उन्होंने,
अब वो वहाँ बैठे। तो आप लोगों का क्या असर नहीं है उन लोगों पे कि उन्हें समझाएं कि शरह क्या है? देखें 93 में जब काबुल फतह हुआ और सोवियत यूनियन टूट गई, रूस अपने हथियार लेकर वापस चला गया, तो उसके बाद एक कौमी हुकूमत बनना थी जिसे सबोताज किया गया। हमारे वहाँ पर हिज़्ब इस्लामी थी, इंजीनियर गुलबनी हिकमतयार साहब जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले थे। फिर ये जो तालिबान आए, इन्होंने वहाँ पर अमन लाने की कोशिश की, लेकिन एक टेलीफोन कॉल के जरिए जो हमारी पॉलिसी तब्दील हुई और जिस पर फिर अमेरिका ने कॉल की, अमेरिका ने कॉल की, बोले ना, मुझसे बोले कॉलन ना, पाउल ने हाँ। कॉल की एक और टेलीफोन मुशर्रफ कॉल से साहब ने बात कहा कहीं कि और चली और जाती ढेर है। हो गए। हाँ। उसके नतीजे में ये हुआ कि हमने दूसरी जंग लड़ी और अपना मफाद हमने पीछे रखा, नतीजतन दहशतगर्दी आगे बढ़ी, बात बढ़ी और फिर वो ट्विन टावर का वाकया हो गया। ट्विन टावर पहले हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद और हमने अपनी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल की। उस वक्त ये भी गलत था। हम अपने मुल्क का उस वक्त दिफा, आप हिमायती थे ना कि अपना जमीन इस्तेमाल होनी चाहिए। हम किस चीज़ के हिमायती? नहीं नहीं, हम तो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े, सोवियत यूनियन के खिलाफ हम लड़े। उस वक्त हमने ये कहा ये पाकिस्तान की जंग है, वो गर्म पानी तक पहुंचना चाहता था। अगर अफगानिस्तान में हम रूस को न रोकते, सोवियत यूनियन को वहां शिकस्त ना दी जाती, तो उसे कराची तक पहुंचना था। हमने पाकिस्तान के दिफा के लिए लड़े। बिल्कुल सही। लास्ट मिनट मेरे पास टाइम कम है, सिर्फ इतना बता दीजिए कि अफगानिस्तान के मसले पे जमात इस्लामी अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? हाफिज नईम रहमान साहब ने अफगान हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि उससे अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये बरादर इस्लामी मुल्क है, उसे जिम्मेदाराना रवैया अपनाना आपकी चाहिए। बात मान जाएंगे वो? नहीं, पाकिस्तान कुछ इकदाम करेगा तो वो बात भी मान जाएंगे। कहाँ से मान जाएंगे? तिजारत बंद हो गई, आप मेरे ख्याल है कि वहाँ से खुद कुछ धमाके हो रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं। फजल रहमान साहब भी वहाँ गए, उनके भी बंदे को उन्होंने वहाँ खुद कुछ धमाके में शहीद कर दिया केपी में। अब कैसे मानेंगे? देखिए हम यही कह रहे हैं ना कि हमारा सिक्योरिटी निज़ाम इतना कमजोर है कि कोई इस्लामाबाद में आके धमाका कर रहा है, कोई पेशावर में। देखिए दहशतगर्दी का जो मसला है, धमाका आप रोक नहीं सकते, खुद इकदाम किए जा सकते। रूस में कर दिया दाइश ने, रूस में दाइश ने धमाका किया, वहाँ मतलब की हलाकतें हुई। यार इसराइल में कोई क्यों नहीं कर रहा? हाँ, अब ये सवाल आप पूछे ना, आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्यों? वो पूरी दुनिया का दुश्मन बना हुआ है, क्यों नहीं कर रहे? पर उसने वो इंडिया में क्यों नहीं कर रहे? इंडिया में यही तो सवाल पूछ रहा हूँ ना। हाँ, क्यों नहीं कर रहे? यहाँ क्यों हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं हो रहा? ये तो आप जवाब देना, आप लोगों के साथी रहे ना माजी के। हमारे साथी नहीं रहे, हमारे तो बताया, हमारी तो हिज़्ब इस्लामी थी, गुलबदनी हिकमतयार साहब पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, उनको हटाया गया। ठीक, चलो ठीक है। मतलब आप ये समझते हैं कि अब इस वक्त हम ये समझते हैं हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। ठीक है जी, ओके। हाँ बोले जल्दी से कवर कर लीजिए। इकदाम करने चाहिए जो मुल्की मफाद में हो, किसी और के एजेंडे पर हमें नहीं चलना चाहिए। और जमात इस्लामी मजम्मत करती है, मजम्मत करती है, हर दहशतगर्दी की मजम्मत करती है। वो इमाम बारगाह पे हो, मस्जिद में हो, वो सड़क पे हो, कहीं भी हो। और मेरा अपना जाती रहेगा, मंदिर में हो, चर्च में हो, गुरुद्वारे में हो। चले जी, थैंक यू सर फजल अहमद, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। मैं उन तमाम लोगों का जो कि मेरे साथ ऑनलाइन थे या जूम पे थे, उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें मिन हसल कौम अगर हमने माजी से सबक नहीं सीखा तो हमारा नामो निशान भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। लेकिन शायद इस मुल्क पर अल्लाह ताला की कोई नज़र है, कोई मसलियत है कि ये मुल्क आज तक कायम है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे और मुत्तहद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।